नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले फिरोजपुर झिरका का रुख करेंगे, जहां पिछले 2 बार से नसीम अहमद और मम्मन खान के बीच बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिला। इस बार के चुनावी माहौल में वहां का सियासी हालचाल जानेंगे सियासी चौपाल में। उसके बाद विवेचना में आज हरियाणा में दलित वोट बैंक की अहमियत को समझेंगे। विधायक जी कैसे रहे में पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता पिछले 5 सालों में कैसे विधायक रहे, ये खुद जनता से जानेंगे। और अंत में आपकी विधानसभा में करनाल, इंदरी, घरौंदा, नीलो खेरी और असंध की चर्चा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र हुआ जारी। किसानों के साथ महिलाओं पर पार्टी का फोकस, हरियाणा के सभी अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देने का वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, घोषणा पत्र में किए गए वादों को बताया जुमला। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले 10 साल की सरकार के बाद भी बीजेपी के पास नहीं है बताने के लिए कोई काम, इसलिए राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और मुझे लेते हैं निशाने पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जगाधरी से बीजेपी प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने बताया झूठ का पुलिंदा। कहा चुनाव के समय कांग्रेस करती है झूठे वादे, सत्ता में रहते हुए पूरा नहीं करती कोई भी वादा। सिरसा में हुआ इनेलो, बसपा और हलोपा का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन। सभी दलों के नेताओं ने सभा को किया संबोधित। अभय चौटाला बोले गोपाल कांडा की रिकॉर्ड मतों से होगी जीत। और पंचकुला की पिंजौर नगर परिषद में पड़ने वाली चावला कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का लगाया आरोप। प्रशासन से गुहार लगाने पर भी नहीं हुई सुनवाई। तो जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। अब बात फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट पर लगी सियासी चौपाल की। फिरोजपुर झिरका में पिछले चुनाव में कांग्रेस के मम्मन खान ने जीत हासिल की थी। इलाके में कुल 57.62% वोट पड़े थे। चुनाव में मम्मन खान ने बीजेपी के नसीम अहमद को 37,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से हराया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में नसीम अहमद इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े और मम्मन खान को हराया था। ये तो पिछले 2 चुनाव की बात है, लेकिन इस बार फिरोजपुर झिरका में चुनावी हलचल क्या है, चलिए जानते हैं सियासी चौपाल में। विधानसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। नुहू जिले की बात करें तो नुहू जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नुहू, फिरोजपुर झिरका और पुनाना विधानसभा सीट शामिल है। इस समय तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। पुनाना से मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर झिरका से ममन खान इंजीनियर और नुहू से आफ्ताब अहमद इस समय मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं तीनों पर भरोसा जताया है
इस समय हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा में हैं। फिरोजपुर झिरका विधानसभा नूंह जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और जो मामन खान इंजीनियर यहाँ के विधायक हैं, उनका पैतृक गांव है भादस। भादस गांव में इस समय हम मौजूद हैं। काफी सारे मतदाता हैं। चाय की यहाँ होटलें हैं, चाय की चुस्की यहाँ लेते हैं और दिन भर यहाँ पर चुनावी चौपाल लगती है। चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं, कितना इस जिले का और इस विधानसभा का विकास हुआ है, क्या विधायक उनके उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तो हम मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे अगर हम जानना चाहें, फिरोजपुर झिरका से जो मौजूदा विधायक हैं वो आपके पैमाने पर कितना फिट बैठते हैं, क्या कोई विकास करा पाए? अच्छा विकास कराया जी, पहले भी अब भी कराएगा और हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसी मामन खान। तो मामन खान को आप गांव का होने की वजह से पसंद करते हैं या उन्होंने कोई और भी ऐसे काम कराए जो आपका दिल जीता हो? उन्होंने यहाँ पे काम भी कराया और यहाँ पे नहीं, उन्होंने फिरोजपुर हल्का में भी काम कराया और हमारे यहाँ भी कराया, लाइट का, पानी का बहुत काम कराया है। काम की वजह से भी गाँव का भी। और मतदाता हमारे साथ हैं क्योंकि अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है। लगभग 15-17 दिन का जो चुनावी है समय है वो बचा है। अगर हम बात करें, 4 लाइन सड़क की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, अस्पतालों में डॉक्टरों की बात करें, तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। किस सरकार को आप बेहतर मानते हैं और आपके हिसाब से क्या विकास यहाँ होना चाहिए? सरकार कांग्रेस की सरकार और मम्मन अगर मतलब सत्ता में आएगा ना तो काम कराएगा पूरा। यूनिवर्सिटी लाएगा, डॉक्टर खाली पड़े अस्पताल, इनमें डॉक्टरों की, मास्टर की सारी सुविधा पूरी करेगा। 4 लाइन बनवाएगा। अच्छा नेता, बढ़िया नेता है। अगर मुद्दों की बात करें तो हर विधानसभा चुनाव में मुद्दे होते हैं, कभी बेरोजगारी, कभी महंगाई, कभी नौकरी। आप युवा हैं तो क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस बार विधानसभा? देखिए जी, देश को आज़ाद हुए कम से कम 75 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन हमारी मांग आज भी मेवात की वही है, बिजली, पानी, सड़क। लेकिन ऑनलाइन की बात की जाए तो इस पर काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का अभी तक इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। रही रोजगार की बात, युवा हमारे जो अभी लगे हैं तो वो अपनी मेहनत के दम पे लगे हैं, सरकार उसमें कोई हाथ नहीं है, अपनी काबिलियत के दम पे लगे हैं। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई इतनी है कि आम आदमी तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहा है आज के टाइम में, कि इतना भारी सरकार ने देश के ऊपर वो कर रखा है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कांग्रेस यहाँ पर पहले भी जीती है, इस बार भी कांग्रेस का जोर लग रहा है। क्यों आपको पसंद है कांग्रेस? हमारे को ये पसंद है, मजदूर को मजदूरी मिल जाए। इन्होंने अभी तक जो स्कूलों में कोई टीचर पूरे नहीं है, किसी स्कूल में टीचर पूरे नहीं है हमारे यहाँ भादस गाँव में। मेन चीज बच्चे की पढ़ाई है, पढ़ाई नहीं है तो आगे क्या जाएगा बच्चा। और ये बीजेपी की सरकार में तो पूरे ही नहीं हुए। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में इलाके का कोई विकास नहीं दिया। अगर बच्चों को रोजगार मिला तो उनकी काबिलियत के आधार पर मिला, उसमें बिना पर्ची और बिना खर्ची की कोई बात नजर नहीं आती। कासिम खान, टीवी 24, नूंह मेवात। अब विवेचना का वक्त है। जाट समुदाय लंबे वक्त तक हरियाणा की राजनीति के केंद्र में रहा, लेकिन इसके अलावा एक और समुदाय है जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है, और वो है दलित। हरियाणा में जाटों के बाद सबसे अधिक संख्या इसी समाज की है। यही वजह है कि इसको ध्यान में रखकर ही राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। आज विवेचना इस मुद्दे की करेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को दलित कैसे प्रभावित कर रहे हैं और इस वोट बैंक को साधने के लिए सियासी दल क्या क्या जुगत लगा रहे हैं। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। विधानसभा चुनाव में दलित वोटर कितना अहम? सियासी दलों ने एससी वोट बैंक के लिए क्या रणनीति बनाई? दलित वोटों के बिखराव से किसे होगा नुकसान? कांग्रेस को मिला दलितों का बड़ा समर्थन, तो कौन बनेगा सीएम? हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस 10 सालों बाद खुद को सत्ता के करीब समझ रही है। वहीं जेजेपी, इनेलो जैसे क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर दल का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन हासिल कर खुद को मजबूत किया जाए। इस सिलसिले में सभी की नजर दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। कांग्रेस जाट और दलित समुदायों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है।
बीजेपी दलितों को रिझाने के लिए दलित सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इनेलो, बसपा और जेजेपी असपा गठबंधन तो बने ही जाट और दलित कॉम्बिनेशन को साधने के लिए है। हरियाणा में दलितों की संख्या लगभग 21% है। प्रदेश में जाटों के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। ऐसे में दलित समुदाय हरियाणा में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है। प्रदेश की 17 दलित बहुल विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वैसे ये समुदाय सूबे की 35 विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इन समीकरणों के आधार पर हरियाणा में वोटों के लिहाज से दलित कितने अहम हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। प्रदेश में दलित समुदाय में सबसे बड़ा प्रभाव रविदास का है। दलित समाज में इस समुदाय का हिस्सा 60% से भी ज्यादा है। रविदासी के अलावा वाल्मीकि और अन्य दूसरे दलित समुदाय भी हैं। पारंपरिक रूप से रविदासी दलित पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। अन्य दलित समुदाय अलग अलग दलों के साथ बिखरे हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा की राजनीति पर रविदासी समुदाय का दबदबा है। हरियाणा का डेरा सच्चा सौदा सिरसा का भी दलित वोटों पर खासा प्रभाव है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए किस दल ने क्या रणनीति बनाई है। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी के लिए जाट और दलित वोटों पर पूरी तरह से निर्भर है। जाट करीब 30% हैं तो दलित 21%। इस तरह से देखें तो कांग्रेस कुल वोटर के 50% को अपने साथ जोड़ने के लक्ष्य पर काम कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने जब से गैर जाट पॉलिटिक्स पर फोकस किया है, तभी से कांग्रेस ने जाट के साथ दलित का समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी का सर्वोच्च नेता बनाया गया है। उनके साथ दलित नेता चौधरी उदय भान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हरियाणा में कुमारी सैलजा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हुड्डा और सैलजा की जोड़ी के दम पर ही बीजेपी को बहुमत से दूर रखा था। हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित जाट गठजोड़ के दम पर ही कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी सीटों का अकाल खत्म किया और 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर था। संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर देश भर में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को दलितों का वोट मिला। इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जाट दलित के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को जोड़कर 50% से ज्यादा वोटों का टारगेट सेट किया है। अब बात बीजेपी की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछली बार जीती सभी 10 सीटों में से 5 सीटें गंवा दी। दलित वोट बैंक खिसकने की वजह से ही बीजेपी को सीटों का इतना बड़ा नुकसान हुआ। अंबाला और सिरसा जैसी दोनों रिजर्व सीटों पर बीजेपी हार गई और कांग्रेस ने बाजी मारी। दलितों का समर्थन घटने से बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए दलितों को अपने पाले में लाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। बीजेपी ने दलित बहुल सीटों पर विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए हैं। इन सम्मेलनों में दलितों को केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। ये भरोसा भी दिया जा रहा है कि नई राज्य सरकार सभी सुझावों को लागू करेगी। बीजेपी ने दलित समुदाय से सीधे संपर्क बनाने के लिए कई विशेष कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक वारिस अभय चौटाला के लिए यह चुनाव करो या मरो वाला है। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर बसपा के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत इनेलो 90 सीटों में से 53 सीटें और बसपा 37 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। बसपा के साथ गठबंधन के पीछे दलित वोटों को साधने की कोशिश है। अभय सिंह चौटाला और बीएसपी नेता आकाश आनंद हरियाणा में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी के लिए भी ये चुनाव काफी है, जिसके चलते आकाश आनंद लगातार SC/ST आरक्षण के मुद्दे को धार देने में जुटे हैं। इनेलो और बसपा के पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन की बात करें तो इनेलो ने प्रदेश की 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो केवल 1 सीट जीत पाई थी। 78 सीटों पर तो उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इनेलो को कुल 2.44% वोट ही मिले थे। वहीं बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। 82 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि बसपा ने उस चुनाव में 4.14% वोट हासिल किए थे।
हरियाणा में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां आज दलितों के सहारे हैं। दलित वोट बैंक की आस में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ हाथ मिला रखा है। हरियाणा की 90 में से 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि 20 सीटें आजाद समाज पार्टी को दी गई। नगीना से सांसद चुने जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विस्तार करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जेजेपी के साथ हाथ मिलाया है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेजेपी को कुल 14.84% वोट मिले थे। बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट गया और अब दुष्यंत एएसपी के साथ चुनावी मैदान में है। चुनाव में दलित वोट बैंक का कितना अहम योगदान है? मैडम, चुनाव में दलित वोट बैंक का हमेशा से ही प्रभाव रहा है। और वो प्रभाव क्यों रहा है? जो पार्टी गरीब आदमी के लिए योजनाएं बनाती है और उस योजना को अंतिम आदमी तक पहुंचाने का अगर कोई काम करता है, उस पार्टी को फायदा होता है। और आज तक हमने जो जितना देखा है, अंतिम आदमी तक योजना पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रणनीति को जी जो पिछले भाजपा ने जो काम किए हैं वो कर रहे हैं। भाई हमने ये किया, गरीबों का मकान बनाए, उनका राशन कार्ड, फैमिली ID इस तरह दिख रहा है। दलित वोट बैंक का देश चुनाव में योगदान हमेशा से रहा है और इनके लिए जिन पार्टियों ने अच्छा काम किया है तो वो उसकी तरफ लुभावने जो मैनिफेस्टो होंगे उसकी तरफ ये जाएंगे जी। बिल्कुल हर कोई भी समाज है, चाहे वो दलित हो या दूसरे हों जी। तो पहले जो भी कांग्रेस रही है सत्ता में लंबे समय से, उन्होंने तो अगर दलितों के लिए इतना कुछ करना होता तो फिर ये दूसरी पार्टी आती ही नहीं सत्ता में। और इन्होंने सत्ता में आने के बाद हर सबके लिए भाई आयुष्मान कार्ड है, फैमिली आइडिया बना के भाई इनको बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी हैं, सबके राशन कार्ड बनाए हैं, घर दिए हैं सबके लिए और सबकी पेंशन बनवाई है। और भाई इनकी बुढ़ापा पेंशन और दूसरी ये चीजें भी बड़ी बढ़ाई हैं। तो इस तरीके की चीजों से भाई सिलेंडर फ्री करे हैं। उज्ज्वला योजना है वो दलितों के लिए स्पेशल करी है। तो उससे फर्क पड़ता है कि दलित वोट बैंक दूसरी पार्टी की तरफ लबेगी। वो 70 साल से जो राज कर रहे थे उनकी तरफ नहीं लबेगा ये वोट। सबसे ज्यादा तो ओबीसी और दलित का ही योगदान होता है, क्योंकि अपर कास्ट के जो जनरल के लोग हैं वो तो शहरों के अंदर वोट ही नहीं डालने जाते, क्योंकि निर्णायक दलित और ओबीसी करता है। दलित वोटर्स का बहुत ज्यादा अहम योगदान है और हमेशा से अहम योगदान रहा है, क्योंकि वो तबका है वो पिछड़ा तबका रहा है। उसके उत्थान के लिए वो अपने उत्थान के लिए वोट करेगा तो अहम योगदान तो उनका रहता ही है। एससी वोट बैंक के लिए जो दूसरी पार्टियां हैं सच लाइक बीजेपी जो 10 साल शासन में रही है, तो उनके खिलाफ एससी वोटर हो गए तो उन्होंने उनके लिए योजना नहीं बनाई होंगी, उनके पक्ष की योजना नहीं बनाएंगे, इसलिए उनके खिलाफ हो गया है। परंतु राहुल गांधी ने सारे भारत में दलित पक्ष को जगाया है। संविधान के ऊपर जो खतरा है जिससे उनको अधिकार मिलते हैं, जिनको उनको रिजर्वेशन का अधिकार मिला, जीने का अधिकार मिला, उसी के ऊपर खतरा है। इसलिए दलित वोट अब की बार बड़े सोच समझ के वोट करेगा। तो दलितों को साधने के लिए सभी दल दौड़ लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। विधायक जी कैसे रहे में आज बात पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की। पंचकुला में 2014 और 2019 दोनों बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता ने बाजी मारी थी। बीजेपी ने इस बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। लगातार तीसरी बार टिकट मिलने पर ज्ञानचंद गुप्ता ने पीएम मोदी और सीएम सैनी का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि पंचकुला में इस बार विकास के नाम पर वोट पड़ेगा और बीजेपी की जीत होगी। पंचकुला के जिस विकास की बात ज्ञानचंद गुप्ता कर रहे हैं, क्या वो विकास वहां की जनता को भी दिखा? आइए देखते हैं। पंचकुला के मुझे देखो ये मोस्टली काम तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने सारे किए यहाँ पे। सांसद यहाँ पे है। सबसे जो आजकल यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो पानी, सड़कों के ऊपर जो पानी है उसकी बहुत सीवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो पानी जैसे पहले यहाँ पे कभी आदमी देखा नहीं है कि पंचकुला के अंदर सीवरेज की प्रॉब्लम है। इस टाइम बहुत है, जैसे ड्रेन की यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और थोड़ी जो हमारा पशु है उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत हो चुकी है। गाय है जिससे जैसे आम आदमी करते हैं पूरे एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं। इस तरह की जो सोल्यूशन होना चाहिए इनका और सबसे ज़्यादा कुत्तों की प्रॉब्लम हमारा छोटे बच्चों को काट रहे हैं,
तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो काम करे, आपके जिले का जो विधानसभा का विकास करे। थोड़ी सी या शौचालय हो गया हमारे यहाँ पे, या कुछ और हो गया, छोटे मोटी या प्रॉब्लम भी है। युवाओं के लिए तो सर मेरी प्रॉब्लम है कि रोजगार नहीं है, ठीक है। युवाओं के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। और तो मेरी एक और प्रॉब्लम है इनसे, बीजेपी सरकार से तो इन्होंने ये रेडी मार्केटें बनाई है सेक्टर के बीच में, ये इन्होंने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे इतने सालों से करोड़ों रुपये के उन्होंने बूथ ले रखे हैं, इन्होंने यहाँ पे बीच मार्केट के अंदर छोटे छोटे बूथ बना दिए हैं, जिससे जो बाहर की मार्केट है उनका काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। और जो काम है वो सिर्फ इन्हीं रेडी मार्केट वालों के पास है। अब ये देखो ना, जिस बंदे ने 3-4 करोड़ रुपए लगा के बूथ लिया था, इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये के लिए बीच मार्केट के अंदर ही बूथ बना दिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई लोगों का नुकसान कर दिया इन्होंने, बल्कि जो इतने पुराने बैठे थे उनका तो नुकसान कर दिया है, और जो कुछ सालों से आगे रोडों में बैठे थे उनका इन्होंने फायदा कर दिया है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इनको अगर उठाना था तो इनको एक अलग से जगह देनी चाहिए थी साइड में, तो बीच मार्केट में नहीं बैठाना चाहिए था। क्योंकि जो इतने सालों से बंदे बैठे थे उनका काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जो कल से आए थे इनका बढ़िया काम हो चुका है। इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम सर, हम क्या कह सकते हैं, काम हुए भी हैं नहीं भी हुए, ठीक है। बाकी जो हम हैं एक बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन हैं। हमारा जो यहाँ पे खाने का काम है, ढाबे वगैरह है, और भी जैसे नाई का काम है या चून का काम है, जो भी यानी काम छोटी दुकानदार वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक वेंडिंग जोन बनाया गया, जो यहाँ मार्केट में एक बहुत बढ़िया पार्किंग की जगह है, उस जगह में एक वेंडिंग जोन बना दिया गया। जबकि इस वेंडिंग जोन को सेक्टर 4 में अपना पंप के पास जगह मिली थी, लेकिन यहाँ बना दिया गया। उस वेंडिंग जोन बनने के कारण हमारी सब लोगों के दुकानों का काम खराब हुआ है। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि इनको कहीं अच्छी जगह स्थान दिया जाए, ताकि हम लोग दुकानदार जो हैं, छोटे दुकानदार, नाम ऊँचे में हैं नाम नीचे में हैं। हम छोटे दुकानदार हैं, बिल्कुल फंस चुके हैं, ना काम छोड़ सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, सरकार देखे, जो भी सरकार आएगी हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हो सके तो इस वेंडिंग जोन को यहाँ से हटा दिया जाए, इनको कहीं अच्छी जगह काम दिया जाए। वैसे तो देखो मेन चीज़ बेरोजगारी का सरकार जो भी आए रोजगार की तरफ शिक्षा का सबसे ज़्यादा मुद्दा है जी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो देखो बड़ी महंगाई है, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, प्राइवेट में वो ज़्यादा महंगाई, 2-3 चीज़ें मुद्दे जाते हैं। और अंत में बारी आपकी विधानसभा, जिसमें आज करनाल, इंद्री, घरौंदा, नीलोखेरी और असंध विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी शिखा। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आपकी विधानसभा में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात पानीपत सिटी विधानसभा की करेंगे। इस सीट पर 2019 में बीजेपी की जीत हुई थी। पिछले चुनाव में पानीपत सिटी में कुल 62.84% वोट पड़े थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद विज ने कांग्रेस के संजय अग्रवाल को 39,545 वोटों के मार्जिन से हराया। अब बात पानीपत रूरल विधानसभा सीट की कर लेते हैं। साल 2009 में इस सीट से निर्दलीय ओम प्रकाश जैन ने पहली बार जीत हासिल की थी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, और वहीं 2014 में कांग्रेस ने अनुभवी खुशीराम जागलान पर दांव खेला था, लेकिन बीजेपी के महिपाल ढांडा ने उन्हें हरा दिया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जमानत जब्त हो गई थी। वहीं पिछले यानी साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले फिरोजपुर झिरका का रुख करेंगे, जहां पिछले 2 बार से नसीम अहमद और मम्मन खान के बीच बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिला। इस बार के चुनावी माहौल में वहां का सियासी हालचाल जानेंगे सियासी चौपाल में। उसके बाद विवेचना में आज हरियाणा में दलित वोट बैंक की अहमियत को समझेंगे। विधायक जी कैसे रहे में पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता पिछले 5 सालों में कैसे विधायक रहे, ये खुद जनता से जानेंगे। और अंत में आपकी विधानसभा में करनाल, इंद्री, घरौंदा, नीलोखेरी और असंध की चर्चा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र हुआ जारी। किसानों के साथ महिलाओं पर पार्टी का फोकस। हरियाणा के सभी अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देने का वादा।
बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, घोषणा पत्र में किए गए वादों को बताया जुमला। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले 10 साल की सरकार के बाद भी बीजेपी के पास नहीं है बताने के लिए कोई काम, इसलिए राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और मुझे लेते हैं निशाने पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जगाधरी से बीजेपी प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने बताया झूठ का पुलिंदा, कहा चुनाव के समय कांग्रेस करती है झूठे वादे, सत्ता में रहते हुए पूरा नहीं करती कोई भी वादा। सिरसा में हुआ इनेलो, बसपा और हलोपा का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, सभी दलों के नेताओं ने सभा को किया संबोधित। अभय चौटाला बोले गोपाल कांडा की रिकॉर्ड मतों से होगी जीत। और पंचकुला की पिंजौर नगर परिषद में पड़ने वाली चावला कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का लगाया आरोप, प्रशासन से गुहार लगाने पर भी नहीं हुई सुनवाई। तो जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। अब बात फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट पर लगी सियासी चौपाल। फिरोजपुर झिरका में पिछले चुनाव में कांग्रेस के मम्मन खान ने जीत हासिल की थी। इलाके में कुल 57.62% वोट पड़े थे। चुनाव में मम्मन खान ने बीजेपी के नसीम अहमद को 37,000 से अधिक वोटों के मार्जिन से हराया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में नसीम अहमद इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े और मम्मन खान को हराया था। ये तो पिछले 2 चुनाव की बात है, लेकिन इस बार फिरोजपुर झिरका में चुनावी हलचल क्या है, चलिए जानते हैं सियासी चौपाल। विधानसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। नुहू जिले की बात करें तो नुहू जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नुहू, फिरोजपुर झिरका और पुनाना विधानसभा सीट शामिल है। इस समय तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। पुनाना से मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर झिरका से मामन खान इंजीनियर और नुहू से आफ्ताब अहमद इस समय मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं तीनों पर भरोसा जताया है। इस समय हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा में हैं। फिरोजपुर झिरका विधानसभा नुहू जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और जो मामन खान इंजीनियर यहाँ के विधायक हैं, उनका पैतृक गांव है भादस। भादस गांव में इस समय हम मौजूद हैं। काफी सारे मतदाता हैं, चाय की यहाँ होटलें हैं, चाय की चुस्की यहाँ लेते हैं और दिन भर यहाँ पर चुनावी चौपाल लगती है। चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं, कितना इस जिले का और इस विधानसभा का विकास हुआ है, क्या विधायक उनके उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तो हम मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे अगर हम जानना चाहें, फिरोजपुर झिरका से जो मौजूदा विधायक हैं, वो आपके पैमाने पर कितना फिट बैठते हैं, क्या कोई विकास करा पाए? अच्छा विकास कराया जी, पहले भी अब भी कराएगा और हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा वोट उसी मम्मन खान। तो मामन खान को आप गांव का होने की वजह से पसंद करते हैं या उन्होंने कोई और भी ऐसे काम कराए जो आपका दिल जीता हो? उन्होंने यहाँ पे काम भी कराया और यहाँ पे नहीं, उन्होंने फिरोजपुर हल्का में भी काम कराया, हमारे यहाँ भी कराया, लाइट का, पानी का बहुत काम कराया है। काम की वजह से भी गाँव का भी